Welcome dear students. Today I will discuss a famous work The Rest of the Earth by Frantz Fanon. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक फेमस ऐसे The Rest of Earth जिसे लिखा है फ्रांस फैनॉन ने। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो एक फेमस थ्योरी है यानी द रेस्ट ऑफ द अर्थ, इसमें एक फेमस थ्योरी से फ्रांस फैनॉन ने लिखा है वो मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन कि फ्रांस फैनॉन ने ये वर्क द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961 में लिखा। फ्रांस फैनॉन जो है बेसिकली वेस्ट इंडियन फ्रेंच सेक्रेटरीज और मोस्ट एंटी कॉलोनियल था, मोस्ट एंटी कॉलोनियल थिंकर ऑफ ऑन टाइम, अपने टाइम का जो है ये मोस्ट एंटी कॉलोनियल थिंकर था। इसको इब्राहिम फ्रांस फैनॉन के नाम से भी पुकारा जाता था। इसने अपना ये इस ऐसे में इसने स्टार्ट में एक्सप्लेनेशन दी है वायलेंस की कि वायलेंस कहते किसे हैं। देन इसने कॉलोनलिज्म पर बात की है कि कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर किसे कहते हैं उस पर बात की है। फिर इसने कि कैसे कॉलोनाइजर ने जो है वो वायलेंस से कॉलोनाइज्ड को ऑप्रेस्ड किया, उसके बारे में इस ऐसे में बात की है। तो बेसिकली हम इसकी थ्योरी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसने बात की किसके बारे में, वायलेंस के बारे में, एक्सप्लेनेशन ऑफ वायलेंस के बारे में इसने बात की। ये कहते हैं कि वायलेंस किसी को भी फिजिकली फोर्स करना जो है, इन इसको मारना पीटना उस पर तशद्दुद करना क्या है, एक वायलेंस है। और ये कहते हैं कि जो डीकोलोनाइजेशन है ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि जेंटलमैन का कोई एग्रीमेंट, ये डीकोलोनाइजेशन नहीं है, बल्कि हम डीकोलोनाइजेशन को अचीव नहीं कर सकते बगैर किसी वायलेंस के, कि डीकोलोनाइजेशन को हम बगैर वायलेंस के अचीव नहीं कर सकते। ये बेसिकली डीकोलोनाइजेशन जो है ये एक एक्ट है किसका, फ्रीडम का, यानी फ्रीडम ऑफ कंट्री का एक एक्ट है। और एक कंट्री अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो डीकोलोनाइजेशन करती है, मीन्स कि वो वायलेंस करके जो है वो अचीव करती है अपनी इंडिपेंडेंस। जैसे कि उसने इंडिया की एग्जांपल दी कि इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके बाद ये बात करता है कॉलोनलिज्म की यानी कॉलोनिस्ट की। वो कहता है कॉलोनिस्ट किसे कहते हैं कि जो अपनी कॉलोनी सेट करे किसी एक मुल्क में, किसी एक कंट्री में, थ्रू वायलेंस के थ्रू वो जो है किसी मुल्क में जाके अपनी एक कॉलोनी सेट करता है, कॉलोनियाँ बनाता है। अब जैसे कि उसने एग्जांपल दी थी ब्रिटिश की कि ब्रिटिश ने जो है इंडिया में सब कॉन्टिनेंट पर जो है अपनी कॉलोनियाँ उसने फिट की, अपनी कॉलोनियाँ बनाई वहाँ पर, यानी ब्रिटिश क्या कहलाया, कॉलोनिस्ट। इसके अलावा इसने जो है वहाँ पर जहाँ पर जाके इसने कॉलोनियाँ सेट की वहाँ के लोगों को कॉलोनाइज्ड कहा जाता है, यानी कॉलोनिस्ट जिन पर जुल्म करते हैं, जिन पर उनका फुल कंट्रोल होता है, उसको कॉलोनाइज्ड कहा जाता है। और वो फुल कंट्रोल अपना कॉलोनिस्ट अपना फुल कंट्रोल किसके थ्रू करते हैं, मिलिट्री टैंक को यूज़ करके, वेपन्स को यूज़ करके, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके वो अपना फुल कंट्रोल करते हैं, रखते हैं किस पर, कॉलोनाइज्ड पर। यानी कॉलोनाइज्ड की जिंदगियों की दौड़ जो है वो सारी किसके हाथों में होती है, कॉलोनिस्ट के हाथों में होती है। वो कहते हैं कॉलोनिस्ट जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं कॉलोनाइज्ड पर, और उसने इस तरह की एग्जाम्पल भी फैनन ने अपने वर्क में जो है वो दी हैं। इसके बाद वो बात करता है दो वर्ड्स की। वो कहता है कॉलोनियल टू वर्ड्स, कॉलोनाइल में दो वर्ड्स होते हैं, दो दुनिया की बात की है। एक वो कहता है एक वर्ड है कॉलोनिस्ट वर्ड, ठीक है, और एक वर्ड है कॉलोनाइज्ड वर्ड, यानी द वर्ड ऑफ कॉलोनाइज्ड एंड द वर्ड ऑफ कॉलोनिस्ट वर्ड। अब वो कॉलोनिस्ट वर्ड में बात करता है कि कॉलोनिस्ट वर्ड में अपॉर्चुनिटी है, वेल्थ है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ होता है। कॉलोनिस्ट वर्ड में अपॉर्चुनिटी, वेल्थ, रिस्पेक्ट सब कुछ होता है। जो द वर्ड ऑफ कॉलोनाइज्ड है उसमें पॉवर्टी जस्ट होती है, उसमें डिसरिस्पेक्ट होती है, उसमें फेमाइन होता है, उसमें यानी भूख प्यास सब कुछ उसमें होता है। कहाँ, किस जगह पर, कॉलोनाइज्ड वर्ड में। यानी कॉलोनाइज्ड पर कॉलोनिस्ट जो है वो जुल्म कर रहे होते हैं, कॉलोनाइजर जुल्म कर रहे होते हैं। फिर वो कहता है कॉलोनियल वर्ड जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल वर्ड है। देन वो कॉलोनियल वर्ड को फिर डिवाइड करता है टू वर्ड्स में, कॉलोनियल वर्ड को टू वर्ड्स में डिवाइड करता है, यानी मैनिचीन वर्ड्स को डिवाइड करता है वो टू वर्ड्स में, लाइट वर्ड एंड डार्क वर्ड। वो कहते हैं लाइट वर्ड में सारे वाइट कॉलोनाइजर को उसने नाम दे दिया कि ये लाइट वर्ड में आते हैं, और जो ब्लैक कॉलोनाइज्ड हैं उनको नाम दे दे कि किसमें आ जाते हैं, डार्क वर्ड में आ जाते हैं। सो वो कहते हैं जो कॉलोनिस्ट हैं, यानी अब फैनन कहता है कि जो कॉलोनिस्ट हैं वो हमेशा कॉलोनाइज पर जुल्म करता है, यानी उन्हें मौका चाहिए होता है कि वो कॉलोनाइज्ड को किसी तरीके से जलील करें, उसको रुस्वा करें, उसको एक ठिकाने पर लगाएं, अपने वायलेंस शो करें, यानी वो अपना पावर और वायलेंस शो करने पर हर हद तक जाते हैं। कौन ऐसा करते हैं, कॉलोनिस्ट करते हैं कॉलोनाइज्ड पर, यानी कॉलोनाइज्ड जो है वो जुल्म का शिकार हो रहा होता है कॉलोनिस्ट के।
फिर फैनन कहता है कि वर्ल्ड में हर तरफ एटमॉस्फेयर में वैलेंस ही वैलेंस फैला हुआ है, जहाँ पर देखेंगे आपको वैलेंस ही नजर आएगा, कोई पीसफुल जगह यहाँ पर नहीं है। इसके बाद इसने जो है वो बात की है यानी कोल्ड वार की बात की, यानी इसने कहा सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के दरमियान एक कोल्ड वार हुई, ठीक है। और उन कोल्ड वार में ये ट्राई कर रहे थे कि वो ऐसे डिसीजंस लें जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के फेवर में हो, यानी ऐसे डिसीजंस लें जो कि किसके फेवर में हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के फेवर में हो। इसके बाद फैनन ये आर्ग्यू करता है कि जो कैपिटलिस्ट हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी नेशन को बिल्ड करना, वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि थर्ड वर्ल्ड न्यूट्रल सोच रखती है, यानी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, उनकी सोच जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। इसके बाद फैनन कहता है कि बहुत सारे लोग कंट्री के पार्टी पॉलिटिक्स की तरह नहीं सोचते, सही, बहुत ज़्यादा लोग जो कंट्री के हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स की तरह नहीं सोचते, उनकी सोच पार्टी पॉलिटिक्स की तरह नहीं होती। जैसे कि 1% जो है वो जस्ट नेशनलिस्ट पार्टी के होते हैं, यानी कि अमीर लोग होते हैं जो कि पॉलिटिक्स की तरह सोच रहे होते हैं, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाकी जो आवाम है वो सारी की सारी क्या है, वो पीजेंट्स लोग हैं, गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखें, उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत ही कम होता है। ये फैनन के जो है आर्ग्यूज हैं, वो कहते हैं मिडिल क्लास वर्क हो गए, ये जो वर्किंग क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, ये लोग ज़्यादातर इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अपने हक को कैसे बचाया जाए, यानी वो अपने हक पर बात करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने हक को कैसे बचा सकते हैं, अपने राइट के लिए हम कैसे फाइट कर सकते हैं। यानी वो आज़ादी के लिए फाइट नहीं कर रहे होते, वो अपने हक के लिए फाइट कर रहे होते हैं, यानी वो अपने हक को में इंटरेस्टेड होते हैं, अपने राइट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने फ्रीडम हासिल कर ली लेकिन अभी भी वो ओप्रेस्ड हैं, ये नहीं कि जिन्होंने फ्रीडम हासिल कर ली वो बिल्कुल ही आज़ाद हो गए, नहीं, वो फिर भी ओप्रेस्ड हैं, वो फिर भी मुश्किल में हैं, वो फिर भी जुल्म का सामना कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब यानी जो सारी जो मीन ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं लोग, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, यानी वो इकोनॉमी को अच्छे से रन नहीं कर रहे होते, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं वो इकोनॉमी को अच्छे से कंट्रोल जो है रन नहीं कर सकते। सो वो कहते हैं पीजेंट जो है वो उस सिस्टम में भी स्ट्रगल करता, यानी पीजेंट चाहे इंडिपेंडेंट कंट्री में है चाहे डिपेंडेंट कंट्री में है, जिस कंट्री में भी है, चाहे यानी कॉलोनिस्ट के अंडर वो काम कर रहा है या फिर वो आज़ाद कंट्री में है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो हर हाल में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है और वो स्ट्रगल करता भी है। सो वो कहते हैं, इसके बाद वो कहता है कि गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऐसे हाथों में होना चाहिए जिसको पावर की लालच ना हो, जैसे कि वो कहते हैं पीजेंट के हाथ में होना चाहिए गवर्नमेंट कि उसे उन्हें पावर की लालच नहीं होती, यानी उन्हें अपना स्टेटस नहीं बनाना होता, बल्कि वो जस्ट इतना ही चाह रहे होते हैं कि हमें अपना राइट मिल सके। सो वो कहते हैं गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी के लिए जो है भाग दौड़ करते हैं, वो रेसिज्म के लिए यानी रेसिज्म पर आवाज़ उठाते हैं, रेसिज्म यानी ब्लैक और वाइट, जैसे कि पहले वाइट को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती थी, ब्लैक को नहीं दी जाती थी, फिर इन्होंने जो है ये फैनन कहता है कि ये जस्ट इतना करेंगे कि ये ब्लैक जो लोग जो है वो अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, अपने राइट के लिए बात करेंगे, इन्हें पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर वो कल्चर की बात करता है, वो कहता है कल्चर कभी आइसोलेट नहीं हो सकता, यानी कल्चर में चेंजेस आती रहती हैं लेकिन कल्चर कभी आइसोलेटेड नहीं हो सकता, कि वाइट सिर्फ कल्चर को लेके चल नहीं सकता, कल्चर जो है उसको सब लेके चलेंगे एक साथ। वो कहते हैं फिर वो कहता है कि जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस की, वो स्ट्रगल जो है एक कल्चर स्ट्रगल है, कल्चर के लिए कोशिश है। सो इसके बाद फेनाइन जो है वो क्लोनलिज्म की कुछ डिजीज़ पर बात करता है, वो कहते हैं ये डिसऑर्डर के क्लोनलिज्म की वजह, क्योंकि ये साइकियाट्रिस्ट था तो ये कहते हैं मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए थे सामने जो कि यानी जिसके डिसऑर्डर की वजह क्या थी, क्लोनलिज्म की वजह से वो डिसऑर्डर थे लोगों को, जैसे कि एग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, अनोरेक्सिया हो गया, यानी अनोरेक्सिया मतलब कि ईटिंग डिजीज़ हो गई। सो इस तरह की डिजीज़ जो है या डिसऑर्डर जो है वो क्लोनलिज्म की वजह से होती हैं। इसके बाद वो कहता है कि ये बात डिस्कस करता है कि कैसे यूरोपियन जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं एलिगेरियंस की सिचुएशन देखकर, यानी यूरोपियन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए किसकी, एलिगेरिया की सिचुएशंस देख करके। कुछ लोग जो है वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं कॉलोनियलिज्म की वजह से कि उन्होंने सुसाइड करने का सोच लिया, यानी वो सुसाइड करने पर उतर आए। सो इस ऐसे में जो फैनन है वो क्या बताता है, कॉलोनियलिज्म के बारे में बता रहा है
यानी इसकी थ्योरी जो है वो कोलोनलिज्म और एज अ डीह्यूमनिज्म पर वो बात कर रहा है। साइकोलॉजिकल कोलोनलाइजेशन की वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बताता है कि साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट्स हैं कोलोनलाइजेशन की, इससे कौन कौन सी डिसऑर्डर जो है वो लोगों को है। इसके अलावा वेलेंस के बारे में बात करता है, वेलेंस एज अ लिबरेशन के वेलेंस से और लिबरेशन उसके बारे में बात करता है। रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन के बारे में बात करता है अपनी बुक में। इसके बाद आइडेंटिटी एंड कॉन्शियसनेस, फैनन क्या एग्जामिन करता है कि कैसे कोलोनलिज्म शेप्स और आइडेंटिटी जो कॉन्शियसनेस है ये बहुत ओप्रेस्ड और ओप्रेस को दोनों को इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अपने ऐसे के एंड में ये बात करते हैं, अपने थ्योरी में ये कहता है कि हमें डीकोलोनलाइजेशन की तरफ चलना होगा, यानी हमें ऐसी सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश करनी होगी, हमें एक ऐसा वर्ड एस्टेब्लिश करना होगा, एक ऐसा वर्ड बनाना होगा जो कि तमाम कोलोनलिज्म से फ्री फॉल हो, यानी जिसमें किसी को कोई मुश्किल ना हो, वहाँ पर कोई कानूनी सिस्टम ना हो कि लोग जो हैं वो यानी ओपर प्रेशर जो है वो लोगों को ओपर प्रेस ना कर सकें। यानी जो इसका वर्क है द रेस्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब भी यही है कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हो और एक नई दुनिया बनानी चाहिए, वहाँ कोई वेलेंट ना हो। तो ये इसकी थ्योरी और इसका ये ऐसे जो कि हमने डिस्कस किया, इस ऐसे में ओवरऑल था क्या कि इस ऐसे में बात करता है कोलोनलिज्म पर कि कोलोनलिज्म क्या है, वायलेंस क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन देता है ये। इसके बाद फैनन बात करता है कि कोलोनलिज्म का क्या इफेक्ट है, कौन कौन सी डिसऑर्डर जो है कोलोनलिज्म से फैलती हैं, इससे लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में बात करता है। और ऐसे के एंड में ये बात करता है कि हम एक ऐसा वर्ड बनाना चाहिए जहाँ पर कोई वायलेंस ना हो, यानी कॉल फॉर डीकोलोनलाइजेशन, ये डीकोलोनलाइजेशन चाहता है। तो आई होप आप लोगों को ये ऐसे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।